कल एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था, ट्राई किया, हुआ? हाँ बोलो, करना है, एक्सप्लेन करना है। चलो सुनो, तुमको जो भी मार्किंग्स करना है तुम लोग करते जाना ठीक है। और अभी आधा हुआ रहेगा तो भी पूरा कंप्लीट करके आना नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट वीक में आई थिंक सो 2-3 लेक्चर में अब मेरा हो जाएगा सिलेबस नेक्स्ट वीक में। देखो क्या दिया है यहाँ पे। पहले तो एक बैलेंस शीट दिया हुआ है। दिस पर्टिकुलर बैलेंस शीट का डेट इज़ 1 अप्रैल। मतलब ये कौन सा बैलेंस शीट है? ओपनिंग ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स है, स्टॉक है, डेटर्स, कैश एंड बैंक दोनों कंबाइंड है यहाँ पे। ओके। फिर लायबिलिटी साइड पे कैपिटल है, ट्रेड क्रेडिटर्स है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये जो यहाँ पे अलग से दिखा है उसको कैपिटल में ऐड नहीं किया हुआ है। जब भी हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैपिटल में ऐड कर देना तुमको ठीक है। देन the management estimates the purchase and sales for the year ended 31st March as under। अभी यहाँ पे जो परचेज का फिगर है वो फेब्रुवरी तक इट इज़ 14,10,000 और मार्च का जो अमाउंट है वो है 1,10,000। ठीक है। ये दोनों को ऐड करना है, दिस विल गिव यू टोटल परचेजेस, राइट। अभी टोटल परचेज का क्या करना पड़ेगा तुम लोग को, उसका तुम लोग को रिकॉर्डिंग करना है। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे, ठीक है। देन सेल्स का भी जो फिगर है वो अपने को पहले फरवरी तक दिया हुआ है और फिर मार्च का दिया हुआ है। ठीक है। सो व्हाट विल बी टोटल सेल्स? 19,20,000 प्लस 2 लाख। अच्छा, अभी ये क्वेश्चन में मार्च महीने का अलग से क्यों दिया है उसका रीज़न है। इट वॉज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट 1 लाख इन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स विच आर डिप्रिशिएटेड एट 10% ऑन कॉस्ट। चलो बताओ इसका क्या करोगे, खाली ये बता दो। तो पहले तुम्हारे पास फिक्स्ड एसेट्स है तो पहले 1 लाख का एंट्री पास करने का। ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। ठीक है। कैश और बैंक अकाउंट में जाएगा, फिक्स्ड एसेट में ऐड करना है, फिर उसके ऊपर डिप्रीशिएशन चार्ज करना। 5 लाख के ऊपर डिप्रीशिएशन आएगा 50,000 का एंड 4,50,000 विल बी द क्लोजिंग WDV। ओके। देन द टाइम लैग फॉर पेमेंट टू ट्रेड क्रेडिटर्स फॉर परचेज एंड रिसीट फ्रॉम सेल्स इज 1 मंथ। इसको अंडरलाइन करो। मुझे बताओ कि पहले परचेज और सेल्स कौन से बेसिस पे है? कैश बेसिस है कि क्रेडिट बेसिस है? तो यहाँ पे क्रेडिट बेसिस है। ठीक है। व्हाट इज अ क्रेडिट और द टाइम पीरियड दैट इज गिवन? मतलब कितना क्रेडिट दिया है? 1 महीने का क्रेडिट दिया है। ठीक है। अगर 1 महीने का क्रेडिट दिया है तो यहाँ पे जो परचेज का जो वैल्यू दिख रहा है 1,10,000 का, ये मार्च में हमने इसको परचेज किया है तो इसका 31 मार्च को पेमेंट हुआ रहेगा कि नहीं हुआ रहेगा? नहीं, मैंने क्या पूछा कि ये जो मार्च महीने का जो परचेज है, ठीक है, ये मार्च महीने में अगर तुमने इसको परचेज किया है तो मार्च के एंड में इसका पेमेंट हुआ रहेगा कि नहीं हुआ रहेगा? नहीं हुआ रहेगा। ठीक है। सो दिस 1,10,000 इज द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग क्रेडिटर्स। ये क्लोजिंग क्रेडिटर्स का अमाउंट है और ये जो अमाउंट है 2 लाख का, ये क्लोजिंग डेटर्स का अमाउंट है। चलो समझाइए। ठीक है। अभी मेरा एक क्वेश्चन सुनो ध्यान से। कैन यू टेल मी हाउ मच पेमेंट इज मेड टू द क्रेडिटर्स? हाउ मच पेमेंट इज मेड टू द क्रेडिटर्स? 14,10,000। मतलब लास्ट ईयर का कोई पेमेंट नहीं किया अपन ने, सिर्फ करंट ईयर का ही पेमेंट किया है कि लास्ट ईयर का भी पेमेंट किया रहेगा? लास्ट ईयर का भी किया रहेगा। मतलब क्रेडिटर्स को पेमेंट कितना होएगा? 1,40,000 प्लस दिस पर्टिकुलर अमाउंट 14,10,000। ये आएगा क्रेडिटर्स टू कैश और बैंक। इसका एंट्री अपने को पास करना है। तो लास्ट ईयर का 1,40,000 एंड करंट ईयर का 14,40,000, ये दोनों मिला के टोटल पेमेंट हुआ रहेगा किसको? टू द क्रेडिटर्स। समझा ये? हाँ, अभी यही लाइंस पे बताओ डेटर्स ने कितना पैसा दिया रहेगा हम लोग को? तो लास्ट ईयर का 1,50,000 दिया रहेगा। दूसरा क्या दिया रहेगा? 19,20,000। ये भी तो अपने को अमाउंट दिया रहेगा ना लास्ट ईयर का। ठीक है। तो ये दोनों मिला के क्या बन जाएगा तुम्हारा? एक मिनट रुको। रिसीट फ्रॉम डेटर्स। एंट्री क्या आएगा बोलो? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ठीक है। तो ऐसा करके एंट्री पास करना है अपने को। हाँ, जो समझा? डेटर्स और क्रेडिटर्स समझा? ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है। द बिजनेस अर्न्स
अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन द टर्न ओवर, मुझे बताओ इससे क्या मिल जाएगा? इससे ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। तुम्हारे पास सेल्स का फिगर तो ऑलरेडी अवेलेबल है 21,20,000, उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली 30% कैलकुलेट करेंगे, विल बी एबल टू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट। देन sundry expenses excluding depreciation works out at 10% of the turnover, मतलब जो sundry expenses का जो अमाउंट है ना, इट इज़ नथिंग बट इज 10% ऑफ वॉट इन ऑफ द टर्नओवर। ठीक है, तो पहले एंट्री पास करना है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, फिर ये एक्सपेंसेस को लेके जाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे। ठीक है, बस हो गया। इतने में से क्या करके लेना है तुम लोगों को, नया बैलेंस शीट खाली प्रिपेयर करना है। और ये लोग ये बोल रहे हैं कि जो करंट एसेट्स है ना, करंट एसेट्स उसके अंदर स्टॉक है, कैश है और बैंक बैलेंस है। ठीक है, सो व्हाट विल बी मिसिंग, अंडरस्टैंड, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट अवेलेबल नहीं है क्वेश्चन के अंदर। हाउ यू विल कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक? बैलेंसिंग फिगर इन विच अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर विल गिव यू क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को लेके जाना है तुम लोग को बैलेंस मतलब ये बैलेंस शीट में। ठीक है, चलो अभी हो जाएगा अभी। अच्छा, इसमें से कितना परसेंटेज हुआ था, अच्छे से पूरा किया? तो किधर मिस्टेक हो गया था? 1 मंथ वाला। ठीक है, हाँ तो अभी हो जाएगा पूरा। ठीक है, चलो तो ये ट्राई कर लेना। विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर। चलो, नाम है चैप्टर का फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। So this is final accounts of not for profit organization. Do you have any idea about what is not for profit organizations? अच्छा, खाली कंपनीज आएगा कि दूसरा सब भी हो सकता है इसके अंदर? वो आउट ऑफ सिलेबस है। हाँ, तो इसमें खाली कंपनीज भी हो सकती है, इसके अंदर जो है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं। इनका बेसिक पर्पस होता है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है ये। ठीक है, तो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी हैव टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, अभी जो हमने इसके पहले किया था ना फाइनल अकाउंट्स, वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस थे। ठीक है, तो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस का फाइनल अकाउंट्स बनाने के टाइम पे हम लोग क्या क्या प्रिपेयर करते हैं? तो वी प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट, वी प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड वी ऑल्सो प्रिपेयर प्रिपेयर द बैलेंस शीट। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है। देयर इज अ वेरी क्लियर ऑब्जेक्टिव व्हाई वी आर एग्जैक्टली गोइंग टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्टिव है ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्टिव है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। बैलेंस शीट बनाने का ऑब्जेक्टिव है असेट, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि अपने को पता है कि ये लोग फाइनल अकाउंट्स क्यों बना रहे हो। ठीक है, ना नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना, ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। ठीक है, मतलब ये लोग कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एट अ लोअर कॉस्ट देन द मार्केट, क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, इनका ऑब्जेक्टिव है सर्विसेज देना। ठीक है, तो ऐसे जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, ये लोग क्या क्या सर्विसेज दे सकते हैं? So we can have charitable hospitals, we can have charitable schools, we can have charitable colleges, we can have charitable library. ठीक है, ऐसे बहुत सारा पद है। चैरिटेबल स्पोर्ट्स क्लब भी हो सकता है। सो दैट मीन्स के ये जितने भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस है, ये लोग क्या करते हैं मालूम है? ये लोग सब्सिडाइज रेट्स में क्या प्रोवाइड करते हैं? सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इनको फाइनल अकाउंट्स बनाने का जरूरत क्या है? ऑब्जेक्टिव तो नहीं है ना ये लोग का, मतलब प्रॉफिट मेकिंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव, देन व्हाई दे विल प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स?
मतलब ऐसा फाइंड करेंगे कि अगर हम प्रॉफिट बनाते थे, कमाते थे, तो कितना प्रॉफिट कमाते थे, उसके लिए हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाने वाले क्या, ऐसा थोड़ी ना है. So what is the objective of preparing the final accounts for such organizations? वो तो मिलेगा. क्यों निकालना है, चल सरप्लस और डेफिसिट क्यों निकालना है. अच्छा, जो भी तुमने 12th में किया है, ठीक है, उसका कैसा नॉलेज है वो अपन चेक नहीं कर रहे. हाँ, तो उधर तुमने जो भी है, जो भी तुमको करने का तो तुमने कर लिया. मैं इधर ऑब्जेक्टिव का बात कर रहा हूँ पहले. वाई सच ऑर्गेनाइजेशंस विल प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स. ठीक है, सबसे पहला रीज़न सुनो यहाँ पे. ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है, ये फाइनल अकाउंट्स इसके लिए बनाते हैं बिकॉज इनको है ना, इनको टैक्स में सब्सिडी मिलता है. क्या मिलता है इनको टैक्स में? सब्सिडी. मीन्स these organizations are not supposed to make the payment of what, payment of tax. लेकिन उसके पीछे कंडीशंस है. ये लोग को टैक्स नहीं पे करना है, वो तो लॉ ने दिया हुआ है, मतलब इनकम टैक्स ने दिया हुआ है. लेकिन उसके पीछे कंडीशंस ये है कि इनको है ना अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा. दैट मीन्स दे विल हैव टू मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ठीक है. सो to take the tax subsidy, to take the advantage of the tax subsidy, they will be preparing something called as final accounts. और ये final accounts income tax department को every year क्या करना पड़ता है? Submit करना पड़ता है. This is one of the reasons of preparing what, preparing the final accounts. ठीक है. दूसरा, मुझे बताओ ऐसे organizations जो है कौन से basis पे चलते हैं? मतलब इन जो ये लोग कोई सेल्स, मतलब सेल्स वगैरह तो नहीं करते हैं ना ये लोग, बराबर है. तो ये लोग जो है डोनेशंस पे चलते हैं. किस पे चलते हैं? डोनेशंस. ठीक है. नहीं, वो 12th वाला आंसर है. वाह, वो 12th के हर एक क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन था ना. हाँ, इधर भी आएगा हर एक क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन. लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन सब्सक्रिप्शन पे नहीं चलते. दिस ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस ऑन डोनेशंस. ठीक है. अभी डोनेशन कौन कौन देता है? अंडरस्टैंड दिस. डोनेशन इज गिवन बाय पब्लिक. दूसरा, डोनेशन कैन ऑल्सो बी गिवन बाय द गवर्नमेंट. ठीक है. जो गवर्नमेंट डोनेशन देता है उसको बोलते हैं गवर्नमेंट ग्रांट्स. क्या बोला जाता है उसको? गवर्नमेंट ग्रांट्स. ठीक है. अभी अगर तुमको पब्लिक का कॉन्फिडेंस चाहिए, गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस चाहिए, ठीक है, कि हम तुम्हारे पास से डोनेशन ले रहे हैं और हम ये डोनेशन लेके यूके शिफ्ट नहीं होंगे, ठीक है, ये उनको क्या करना पड़ेगा? उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा. ये कॉन्फिडेंस देने के लिए दे विल बी प्रिपेयरिंग समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, फाइनल अकाउंट्स. सो दैट इज पब्लिकली अवेलेबल विद द पब्लिक ऑल्सो एंड विद द व्हाट, विद द गवर्नमेंट ऑल्सो. ठीक है. तो इनका फाइनल अकाउंट्स बनाने का पर्पस तुमको समझ में आ रहा है. तो इनका जो मेजर पर्पस होता है ना, वो पब्लिक और गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस होता है. दूसरा, दे वांट टू टेक द एडवांटेज ऑफ व्हाट, एडवांटेज ऑफ टैक्स का सब्सिडी गिवन बाय द इनकम टैक्स. ठीक है. सो इट इज कंपल्सरी फॉर देम टू मेंटेन व्हाट, मेंटेन द फाइनल अकाउंट्स. ठीक है. अभी ये लोग जब भी फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, दैट मीन्स जब ये लोग फाइनल अकाउंट्स का प्रिपरेशन करेंगे, तो इट विल डिपेंड कि ये लोग ने रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन किया है, हाउ द रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड. तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का दो तरीका होता है. पहला होता है एक शॉर्टकट मेथड. मतलब एनपीओस जब भी अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, तो पहला मेथड कौन सा होता है? शॉर्टकट. ठीक है. और दूसरा होता है फुल फ्लेज, जो लॉन्ग कट मेथड होता है. ठीक है. सो दे विल बी मेंटेनिंग व्हाट, फुल फ्लेज्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स. Now what do you mean by shortcut method and what do you mean by full-fledged books of accounts? ठीक है. full-fledged books of accounts में क्या होता है मालूम है? वो लोग हर एक ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री पास करेंगे, फिर हर एक लेजर अकाउंट मेंटेन करेंगे, फिर लेजर को क्लोज करेंगे, ट्रायल बैलेंस का भी क्या करेंगे वो लोग, उसका प्रिपरेशन करेंगे, और फिर ट्रायल बैलेंस के बाद में दे विल बी प्रिपेयरिंग व्हाट, प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स. ठीक है. इसको बोलते हैं फुल फ्लेज व्हाट, फुल फ्लेज बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तुमने 12th में ये वाला पार्ट नहीं किया रहेगा. मतलब तुम्हारे 12th के कोई भी क्वेश्चन में क्या नहीं दिया रहेगा? ट्रायल बैलेंस नहीं दिया रहेगा, क्योंकि 12th में वो वाला पार्ट चलता है. कौन सा वाला? शॉर्टकट. इधर भी मेजर क्वेश्चंस विल बी ऑन द शॉर्टकट मेथड ओनली वन क्वेश्चन इज देयर जिसके अंदर क्या दिया हुआ रहेगा? फुल फ्लेज बुक्स ऑफ अकाउंट्स रहेगा. ठीक है. तो शॉर्टकट मेथड में ये लोग क्या करते हैं? तो शॉर्टकट मेथड के अंदर बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाएगा. ठीक है. वो लिमिटेड इंफॉर्मेशन क्या होता है? तो दे विल बी मेंटेनिंग ओनली रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. कौन सा अकाउंट मेंटेन करेंगे? रिसीट एंड पेमेंट. नाउ व्हाट इज दिस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट? इट इज नथिंग बट इट इज कैश एंड बैंक अकाउंट है ये, और कुछ भी नहीं है. कौन सा अकाउंट रहेगा ये? कैश एंड बैंक. ठीक है. सो
व्हेन आई से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मीन्स इट इज नथिंग बट इज ओनली व्हाट, कैश एंड बैंक अकाउंट, ठीक है। तो कैश एंड बैंक अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड होता है, तो ऑल द इनकमिंग ऑफ द कैश, ऑल द आउट गोइंग ऑफ द कैश, खाली इतना इंफॉर्मेशन वो लोग क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। और इसके अलावा अपने को कुछ इंफॉर्मेशन दिया रहेगा जिसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट्स। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, एडजस्टमेंट। और ये दोनों मिला के ये दोनों मिला के वी हैव टू प्रिपेयर समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, यू नो, फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। सो वंस यू विल रीड द क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन को देखेंगे तो तुम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उन्होंने शॉर्टकट मेथड यूज किया अकाउंटिंग का, या फिर वो लोग ने जो है फुल फ्लेज बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया है। ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा तो ये वाला पार्ट रहेगा, खाली रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट अगर अपने को दिया रहेगा तो शॉर्टकट मेथड रहेगा, ठीक है। अच्छा, अभी इनके फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आएगा, दिखाओ तुम्हारे 12th का नॉलेज। इनके फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आएगा, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आएगा। नहीं, फाइनल अकाउंट्स में क्या आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक पूरे साल का, और वो ईयर के एंड का बैलेंस शीट चाहिए, ठीक है। मतलब दो ही चीज होता है खाली, वन इज व्हाट, यू नो, वन इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दूसरा क्या आएगा, बैलेंस शीट, ठीक है। अब मुझे बताओ ये ऑर्गेनाइजेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्यों बनाएगा, बोलो। देख, डोनेशन जो मिलेगा दैट इज ओनली इनकम, मतलब खाली इनकम का ट्रैक रखना है कि एक्सपेंसेस का भी ट्रैक रखना है, एक्सपेंसेस का, दोनों का। दैट मीन्स दे वांट टू ट्रैक कि उनका इनकम के सामने एक्सपेंसेस कितना है, ठीक है। क्योंकि मुझे बताओ ये ऑर्गेनाइजेशन जो है एक आध 2 साल के लिए फंक्शन करना चाहता है कि दे वांट टू फंक्शन फॉर एवर मतलब गोइंग कंसर्न होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो गोइंग कंसर्न होना चाहिए ना, तो ये लोग को कंसर्न है कि इनका जो इनकम है इज सफिशिएंट और नॉट टू मीट देयर व्हाट, यू नो, मीट देयर एक्सपेंसेस। वरना कैसा होएगा मालूम है, सपोज इनकम आने का बंद हो गया तो इनका एक्सपेंसेस तो बंद नहीं होएगा, तो ये लोग एवरी ईयर चेक करते हैं कि इज द इनकम सफिशिएंट टू व्हाट, यू नो, टू टेक केयर ऑफ द एक्सपेंसेस और नॉट। इसके लिए दे विल बी प्रिपेयरिंग समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इफ योर इनकम इज मोर देन एक्सपेंसेस तो ये ऑर्गेनाइजेशन इसको सरप्लस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सरप्लस, ठीक है। अच्छा, इनका ऑब्जेक्टिव नहीं है कि इनको सरप्लस चाहिए, लेकिन ये लोग चेक करते हैं एवरी ईयर वेदर देयर इनकम इज सफिशिएंट टू टेक केयर ऑफ व्हाट, यू नो, टेक केयर ऑफ एक्सपेंसेस और नॉट। सो दे विल बी प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इफ इनकम इज मोर देन एक्सपेंसेस इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज व्हाट, सरप्लस, ठीक है। उल्टा रहेगा तो then it will be called as what, you know, deficit, ठीक है। So they will every year find out whether income is sufficient or not by preparing something called as what, you know, income and expenditure account, ठीक है। दूसरा, बैलेंस शीट क्यों बनाया जाता है, तो बैलेंस शीट जो है उसमें लोग को जानना है कि असेट्स कितना है एनपीओ का, दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, फिर लायबिलिटीज है कि नहीं है, और तीसरा इनको इंटरेस्ट है कैपिटल फंड फाइंड आउट करने में, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, कैपिटल फंड, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में खाली कैपिटल बोलते हैं और यहाँ पे कैपिटल फंड बोलते हैं, ऐसा क्यों होता है, 12th स्टैंडर्ड का नॉलेज बोलो, ऐसा क्यों है, इधर सिर्फ कैपिटल है, इधर कैपिटल फंड है। चलो, इसका आंसर दिया ना, डिनर पार्टी देगा मैं, जिसने आंसर दिया उसको सोचना है तो सोच लो। एक वो कॉफ़ी वाला तो, बाकी वो कॉफ़ी वाला तो आ ही नहीं रहा है, क्या हो गया उसको, ठीक नहीं है तो चलो बोलो, कैपिटल, इस ये चैप्टर में कैपिटल को कैपिटल फंड क्यों बोला जाता है, वाई इट इज़ नॉट अ नॉर्मल कैपिटल। चलो मैं ही बता देता हूँ, मैं अपने आप को पार्टी दे देगा। सुनो इधर देखो, नॉर्मल बिजनेस में कैसा होता है मालूम है, ये सपोज ये बैलेंस शीट है, यहाँ पे तुम लोग कैपिटल लिखते हो, बरोबर है। सपोज ये बिजनेस बंद हो जाएगा, जैसे तुम लोग ने डिसोल्यूशन में किया रहेगा, ठीक है। डिसोल्यूशन में पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन बंद होता है, वैसे कंपनीज बंद होती है तो इट इज़ कॉल्ड एज वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनीज, ठीक है। क्या होता है मालूम है, जिन्होंने ये पैसा दिया रहता है
वो लोग ये पैसा वापस लेके जाएंगे। मतलब डिसोल्यूशन में क्या होता है, ये जो पार्टनर्स का कैपिटल होता है, जो भी पैसा अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन के पास, ये पैसा उनको रिफंड कर दिया जाता है, बराबर है। लेकिन एनपीओ में ना कोई ओनर नहीं है भाई। एनपीओ में ये जो कैपिटल फंड बना है ना, ये डोनेशन से बना है। ये किससे बना है? डोनेशन। कल जाके एक एनपीओ बंद होएगा ना, ये पूरा पैसा जो है जिन्होंने डोनेशन दिया है उनको वापस नहीं जाने वाला ये कैपिटल फंड दूसरे एनपीओ को चला जाएगा। मतलब दिस अमाउंट इज नॉट रिटर्न बैक, इट इज नॉट रिटर्न बैक टू द प्रोवाइडर्स ऑफ द डोनेशन। इसके लिए इसको सिर्फ कैपिटल नहीं बोला जाता, इसको क्या बोला जाता है? कैपिटल फंड। ठीक है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ रहा है। सो दिस अमाउंट इज पेएबल, रीपेएबल। ये अमाउंट वापस करना है टू द ओनर। ये अमाउंट वापस नहीं होएगा ओनर को। अगर एक एनपीओ बंद होएगा, उसका जो भी कैपिटल फंड रहेगा दूसरे एनपीओ को चला जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट कैपिटल फंड। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस समझा तुमको? चलो अभी पहले हम लोग शॉर्टकट मेथड पे जाते हैं। शॉर्टकट मेथड के अंदर क्या दिया हुआ रहेगा? तो पहला है रिसीट एंड पेमेंट। ठीक है ना, अंडरस्टैंड द वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस। तुमने 12th में क्या किया है? रिसीट एंड पेमेंट दिया है। यू विल प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, स्टोरी इज ओवर। ठीक है, इधर ऐसा नहीं होने वाला है। इधर क्या होगा सुनो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, वी विल बी प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन। दूसरा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया रहेगा, यू हैव टू प्रिपेयर ओनली बैलेंस शीट। मतलब खाली हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे? बैलेंस शीट। ठीक है। तीसरा टाइप का क्वेश्चन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया रहेगा, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और अपने को एडजस्टमेंट दिया रहेगा, यू हैव टू प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। ठीक है, only balance sheet will be given opening and closing. You have to prepare both the things, that is receipt and payment also, as well as what as well as income and expenditure also. मतलब तुम्हारे लिए कुछ भी छोड़ा नहीं है, everything will be taken care of when you are in CA foundation. ठीक है, so this will be the variety of the questions. So एक दो क्वेश्चन करके ये पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन ये जो है ये सारे वैरायटीज को कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो अभी आते पहले नॉर्मल जो है फ्रेम ऑफ क्वेश्चंस पे। मुझे बताओ नॉर्मल फ्रेम ऑफ क्वेश्चन में पहले क्या दिया हुआ रहेगा? रिसीट एंड पेमेंट। ठीक है ना, व्हाट इज दिस रिसीट एंड पेमेंट, जरा बताओ मुझे। कैश और बैंक अकाउंट है। ठीक है, इसमें डेबिट साइड पे क्या रहेगा? रिसीट्स, क्रेडिट साइड पे क्या रहेगा? पेमेंट्स। ठीक है, अगर ये नया एनपीओ नहीं है, इफ दिस इज नॉट द फर्स्ट ईयर ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे होता है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। मतलब ये कौन सा बैलेंस है भाई? ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये कौन सा बैलेंस आएगा? क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, अच्छा रिसीट्स कहाँ से आएगा? ये ऑर्गेनाइजेशन का रिसीट्स, मतलब इनका जो कैश इनफ्लो है ये कहाँ से आएगा? हाँ, तो सबसे पहले क्या बोला तुम लोग ने? डोनेशंस। ठीक है, तो डोनेशंस यहाँ पे आएंगे, डोनेशंस करके टू डोनेशंस। अच्छा, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए डोनेशंस विल बी व्हाट विल बी रिसीट्स, बिकॉज आई टोल्ड यू दिस ऑर्गेनाइजेशन मेजरली फंक्शंस ऑन व्हाट? डोनेशन। क्योंकि ये लोग को एक्टिविटी तो कर नहीं रहे, बराबर है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन चलेगा कैसे? ये ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए अपने को रेगुलर क्या लेना पड़ेगा? डोनेशंस। ठीक है, दो टाइप के डोनेशंस होते हैं, क्या ये तुमको पता है? बोलो। एक होता है जनरल पर्पस, एक क्या होता है? जनरल पर्पस, और दूसरा क्या होता है? स्पेसिफिक। ठीक है, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल पर्पस डोनेशन एंड स्पेसिफिक डोनेशन? चलो, इसको जनरल पर्पस मतलब क्यों उसको क्यों जनरल पर्पस बोलते हैं और उसको क्यों स्पेसिफिक बोलते हैं, उसका रीजंस है। हाँ, सो दिस इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर। जनरल पर्पस का मतलब ये होता है कि ये डोनेशन जब भी इनको मिलेगा ना, तो इसको कैसे यूज़ करना है उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसको कोई भी एक्टिविटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट जनरल पर्पस। ठीक है, स्पेसिफिक डोनेशन में क्या होगा? स्पेसिफिक डोनेशन में कुछ कंडीशंस अटैच किए हुए रहते हैं कि ये डोनेशन को यही पर्पस के लिए यूज़ करना है, हम उसको वही पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं और कोई पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, और क्योंकि इसको स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करना है, इसका प्रेजेंटेशन आता है बैलेंस शीट में। कौन से साइड पे आएगा? लायबिलिटी साइड। ठीक है, तो ये जनरल पर्पस किधर चला जाएगा? ये इनकम होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ये डोनेशन पे ही चलता है। सो दिस विल गो इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन विच साइड? ऑन द
इनकम साइड। ठीक है, तो सबसे मेजर क्या आएगा मालूम है यहाँ पे? डोनेशंस। व्हेन आई से डोनेशंस आई ऑल्सो इंक्लूड गवर्नमेंट ग्रांट्स, मतलब गवर्नमेंट ग्रांट्स इज नथिंग बट डोनेशंस रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, ये भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके अलावा इनका और क्या क्या इनकम हो सकता है? सब्सक्रिप्शंस। अभी ये क्या होता है पहले ये बताओ, व्हाट इज सब्सक्रिप्शंस? चलो बोलो, सब्सक्रिप्शंस क्या है? मेंबरशिप का सब्सक्रिप्शन, मतलब अगर तुम्हें कोई फैसिलिटी यूज़ करना है, ठीक है, एनपीओ का, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें रेगुलरली उनको कुछ फीस देना पड़ेगा। दिस फीस आर कॉल्ड एज सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, जैसे इधर पीछे कालिदास है, मालूम है ना तुम लोग को? हाँ, इधर पीछे कालिदास है, सपोज उसका स्विमिंग पूल यूज़ करना है, ठीक है, तो अपने को उसके अंदर 1 महीने का अपने को सब्सक्रिप्शन मिलता है, मतलब 1 महीने का अपने को ये मिलता है, 3 महीने का रहता है, फुल ईयर का होता है। सो इफ़ यू वांट टू टेक रेगुलर सर्विस ऑफ यूजिंग द स्विमिंग पूल, यू हैव टू पे समथिंग कॉल्ड एज व्हाट इन रेगुलर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ एनपीओस का दिस कैन बी द मेजर इनकम, मतलब ये जो कालिदास है ना, ये एक स्पोर्ट्स, ये है क्या बोलते हैं इसको, स्पोर्ट्स क्लब है ये। ठीक है, तो उसके अंदर डोनेशन इज नॉट द मेजर इनकम, उसके अंदर सब्सक्रिप्शन इज व्हाट इज अ मेजर इनकम। ठीक है, तो अभी तो मैंने खाली स्विमिंग पूल का एग्जांपल दिया, उधर खाली स्विमिंग पूल नहीं है, उधर जिम भी है, उधर बैडमिंटन का कोर्स भी है, उधर टेबल टेनिस का कोर्स भी है। सबका अगर तुमको सर्विस लेना है देन यू हैव टू पे समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, रेगुलर सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, तो ये सब्सक्रिप्शंस क्या होता है इन ऑर्गेनाइजेशन के लिए? ये इनके लिए इनकम होता है। क्या होता है इनके लिए? इनकम। सो इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, अगर रिसीट साइड पे तुमको सब्सक्रिप्शंस दिखा तो उसको स्ट्रेट अवे हम लोग जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके जाएंगे। कौन से साइड पे? इनकम साइड पे। ठीक है, चलो पहले ये 3 चीज क्लियर है तुम लोग को। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या इनकम होता है? Now what is entrance fees? इसको एडमिशन फीस भी बोलते हैं। 12th में क्या करते हो इसका? 12th में इसका क्या करते हो? मेंबरशिप एंट्रेंस फीस का पूरा का पूरा इनकम में डालते हो। ठीक है, अच्छा, एडजस्टमेंट में दिया रहेगा तो कैपिटल में डालते हो, वरना इनकम में। ठीक है, इधर उल्टा है। ठीक है, मतलब जब तक बोला नहीं है कि ये इनकम है तब तक उसको इनकम में नहीं लेना है। ठीक है, मतलब एंट्रेंस फीस इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ व्हाट पार्ट ऑफ कैपिटल फंड। मतलब कुछ भी नहीं बोला रहेगा ना एंट्रेंस फीस का, तो ये 1 टाइम पेमेंट होता है। ये क्या होता है? 1 टाइम पेमेंट। ये रेगुलर नहीं है, मतलब एक पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से रेगुलर नहीं है। एक पर्सन 1 टाइम पे करता है, उसको बोलते हैं एंट्रेंस फीस। और ये एंट्रेंस फीस जो होता है इट इज़ ऑफ कैपिटल नेचर। इट इज़ ऑफ व्हाट? कैपिटल नेचर। इसके लिए ये चला जाएगा कैपिटल फंड के अंदर। ठीक है, लेकिन सपोज उनको क्वेश्चन में बोला है कि 50% इज व्हाट इज टू बी टेकन एज इनकम, तो खाली 50% इनकम में लेने का और बाकी का 50% किधर चला जाएगा? कैपिटल फंड में। ओके, तो जो तुम लोग 12th में कर रहे थे एंट्रेंस फीस के साथ, उसका रिवर्सल है यहाँ पे। वहाँ पे तुमको कुछ भी नहीं बोला रहेगा तो तुम उसको इनकम में लेके जाते हो। यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला रहेगा तो कहाँ पे लेके जाना है? कैपिटल फंड में। ठीक है, इनकम में लेके जाना रहेगा तो दे विल गिव द इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंगली, वी विल टेक इट टू दी व्हाट टू द इनकम। ठीक है, चलो इसके अलावा ओल्ड न्यूज़पेपर का सेल, वो सब मिसलेनियस इनकम है। मतलब सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, मतलब जो रद्दी वद्दी का जो इनकम आया है वो। ठीक है, हाँ, ये इनका मेजर इनकम नहीं है, ये इनके मिसलेनियस इनकम्स है। क्या है ये? इनके मिसलेनियस इनकम्स। ठीक है, इसके अलावा बताओ ये ऑर्गेनाइजेशन कौन से बेसिस पे चलते हैं, मतलब और क्या क्या इनफ्लो हो सकता है इनको? मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया रहेगा तो उससे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। चलो फिर चलो बोलो। लेगेसीज सुना है तुम लोग ने? लेगेसीज क्या होता है? लेगेसीज
हाँ कोई मर गया या मरने वाला है, उसके पहले उसने विल बना दिया रहेगा कि मेरे मरने के बाद 80% अमाउंट में क्या कर दूंगा, डोनेट कर दूंगा। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन को पैसा मिलता है बाय द विल ऑफ सम पर्सन्स, उसको क्या बोला जाता है, लेगेसीज। ठीक है, अब ये लेगेसीज इनकम होता है, मतलब ये रेगुलरली आएगा एक पर्सन के पास से कि वंस इन अ लाइफ टाइम होता है ये लाइफ टाइम। ठीक है, तो ये फ्री होता है कि इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। ठीक है, मतलब इसको हम इनकम में नहीं लेके जा सकते, इट हैज़ टू बी एडेड टूवर्ड कैपिटल फंड। ठीक है, ये कैपिटल फंड के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके अलावा और कुछ याद आ रहा है 12th स्टैंडर्ड का? ए हैया बोल, मेरे साथ डिस्कस कर, मैं भी पढ़ के आता हूँ। लाइफ मेंबरशिप फीस, या सो इधर आएगा टू लाइफ मेंबरशिप फीस। चलो ये क्या होता है, क्या पहले ये बताओ, लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है? ये भी वन टाइम होता है। सपोज कालिदास का सर्विसेज यूज़ करना है, तो कोई ऐसा सोचता रहेगा ये कौन एवरी ईयर का पेमेंट करेगा, कौन एवरी मंथ का पेमेंट करेगा। एक काम करता हूँ मैं, वन टाइम पेमेंट कर देता हूँ एंड आई यूज़ द सर्विस फॉर व्हाट फॉर लाइफ टाइम। ठीक है, तो ये भी जो है ये कैपिटल होता है और ये जाएगा तुम्हारे कैपिटल फंड के अंदर। ठीक है, सो दिस विल बी ऐड टू व्हाट कैपिटल फंड। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पे मुझे क्या बोलना था तुम लोग को, ये जो रिसीट्स होता है ना, रिसीट्स जो तुमको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर दिखता है, इसका जगह किधर है फाइनल अकाउंट्स बनाने के टाइम पे? तो इसका दो ही जगह है, या तो ये तुम्हारा इनकम रहेगा या तो ये तुम्हारे बैलेंस शीट में जाएगा। कौन से साइड पे? लायबिलिटी साइड। ठीक है, सो व्हेन एवर वी विल सी एनी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट साइड पे कुछ भी है तो उसका एक ही जगह है, या तो इनकम में जाएगा या तो इट इज गोइंग टू बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट विच साइड? लायबिलिटी साइड। ठीक है, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ओपनिंग बैलेंस एंड द क्लोजिंग बैलेंस। ये ओपनिंग बैलेंस तो असेट है और क्लोजिंग बैलेंस भी क्या है? असेट है। ठीक है, इसको छोड़ के बाकी कुछ भी रहेगा, देन इट इज गोइंग टू बी ट्रांसफर टू व्हाट इन आइदर इनकम और बैलेंस शीट विच साइड? लायबिलिटी साइड। ठीक है, चलो अभी इनका पेमेंट्स में क्या क्या होएगा? एक मिनट। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कोई असेट्स को बेचेगा? हो सकता है ना, तो यहां पे आ सकता है टू सेल ऑफ असेट्स। सपोज अगर कोई सेल ऑफ असेट है तो क्या वो इनकम है, क्या वो लायबिलिटी है, कि उसको असेट्स में से लेस करेंगे? चलो अभी कुछ तो फर्नीचर है एनपीओ में, वो लोग ने फर्नीचर बेचा, ठीक है, तो उसका सेलिंग प्राइस मिलेगा। उसका जो सेलिंग प्राइस रहेगा वो कहाँ पे दिखेगा? रिसीट्स में। सेलिंग प्राइस किधर दिखेगा? रिसीट्स में। ठीक है, अच्छा सपोज के फर्नीचर 10,000 का है, बेचा 15,000 में है, तो 5,000 का जो प्रॉफिट है वो इनकम में दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना दिखेगा? यहाँ पे सेलिंग प्राइस आएगा। ठीक है, सो माय क्वेश्चन इज के जो सेल ऑफ असेट है, क्या ये पूरा का पूरा इनकम है, क्या ये लायबिलिटी है, कि इसको असेट में से लेस करना है? असेट में से लेस करना है। ठीक है, सो देयर विल बी फ्यू एक्सेप्शन। जैसे अगर हम लोग ने कोई असेट बेचा तो उसका जो भी सेलिंग प्राइस रहेगा दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम व्हाट फ्रॉम दी असेट्स। फाइनल अकाउंट्स में भी हम यही करते हैं, इधर भी वही होएगा। ठीक है, चलो अभी इनके पेमेंट्स में क्या क्या आएगा? रेंट हो सकता है, सो बाय रेंट। अच्छा, ये ऑर्गेनाइजेशन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसमें जो काम करने वाले हैं वो भी चैरिटेबल है नहीं ना, तो उनको अपने को क्या देना पड़ेगा? सैलरीज। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का सैलरीज वगैरह का भी पेमेंट हो सकता है, तो यहाँ पे आएगा बाय व्हाट बाय सैलरीज एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब वेजेस भी हो सकता है, सैलरीज भी हो सकता है। ठीक है, फिर ये ऑर्गेनाइजेशन इलेक्ट्रिसिटी पे करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आएगा, मतलब जितने भी नॉर्मल एक्सपेंसेस हो सकते हैं वो सारे नॉर्मल एक्सपेंसेस ये लोग इनकर करेंगे। ठीक है, इसके अलावा और पेमेंट में तुमको क्या दिखता है अलग से? या सो वी कैन हैव व्हाट बाय फिक्स्ड एसेट, मतलब ये लोग कोई एसेट को परचेज करेंगे तो उसके लिए पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो वॉट एवर इज अपियरिंग ऑन द पेमेंट साइड, मतलब ये जो पेमेंट साइड पे कुछ भी है, आइदर इट इज गोइंग टू बी योर एक्सपेंस, मतलब ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है, या तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है। अगर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा तो एक्सपेंडिचर में जाएगा, और अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा तो बैलेंस शीट में किधर चला जाएगा?
असेट साइड। ठीक है, सो दिस इज द ब्रेकअप ऑफ योर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अभी रिसीट साइड का अंडरस्टैंडिंग क्या दिया है मैंने, कुछ भी रिसीट साइड पे दिखा तो उसका मतलब क्या होएगा, या तो वो तुम्हारा इनकम या तो फिर लायबिलिटी, या तीसरा इट हैज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम दी असेट। ठीक है, वॉट एवर अपियर्स इन द पेमेंट साइड इट इज आइदर योर व्हाट एक्सपेंस और इट इज गोइंग टू अपियर इन द बैलेंस शीट ऑन दी असेट साइड। ठीक है, चलो पहले ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है। ठीक है, अभी ये चैप्टर का प्रॉब्लम एरिया सुनो क्या है। ठीक है, अभी ये चैप्टर का प्रॉब्लम एरिया ये है कि सपोज तुमको सब्सक्रिप्शन मिला है। ठीक है, तो जब ये सब्सक्रिप्शन तुम लोग यहाँ पे देखते हो, सपोज ये सब्सक्रिप्शन 70,000 है। ठीक है, व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस 70,000, मतलब कितना पैसा मिला है वो कितना है, 70,000 है। ठीक है, अब ये जो 70,000 है ना, 70,000 जो सब्सक्रिप्शन अपने को मिला है, ये लास्ट ईयर का भी हो सकता है, ये करंट ईयर का भी हो सकता है, या तो ये नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना, ये 70,000 तो मिला है। ठीक है, सपोज ये 70,000 में से 10,000 लास्ट ईयर का है, बरोबर है। हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन ये चैप्टर में कौन से ईयर के ऊपर रहेगा, करंट ईयर के ऊपर। ठीक है, बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स फॉर विच ईयर, करंट ईयर। ठीक है, अभी ये तो तुम्हारे रिसीट साइड पे है। ठीक है, मतलब तुमको एक्चुअली मिला कितना है बैंक अकाउंट में 70, ये 70 में से 10,000 लास्ट ईयर का है, तो कैन यू टेल मी ये पॉइंट पे करंट ईयर का कितना हुआ। चलो करंट ईयर का कितना है 60। ठीक है, तो ये 10,000 का क्या करने का, लेस कहाँ पे, मतलब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में करोगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग व्हाट इज द फाइनल इनकम आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर 70,000। ठीक है, तो ये 70,000 में से लास्ट ईयर का अगर कुछ भी मिला रहेगा तो उसको निकाल देना है। ठीक है, ये 70,000 में से सपोज नेक्स्ट ईयर के लिए 15,000 मिला है, तो इसका क्या करोगे, चलो इसको क्या करोगे, लेस। इसको क्यों लेस करेंगे बताओ, क्योंकि ये भी कौन से ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का। ठीक है, तो ये स्टेज पे करंट ईयर का कितना बचा 50 किधर से आएगा, 45,000। ठीक है, सो व्हाट इज द इनकम फॉर द करंट ईयर, इनकम फॉर द करंट ईयर इज 45,000। ठीक है, फिर क्या ऐसा हो सकता है कि करंट ईयर में कुछ आउटस्टैंडिंग रहेगा, बरोबर है, मतलब करंट ईयर का इनकम है लेकिन अभी तक मिला नहीं है। ठीक है, सपोज ये अमाउंट 20,000 है, 20,000 जो करंट ईयर का इनकम है लेकिन अभी तक ये सब्सक्रिप्शन मिला नहीं है। सो व्हाट इज द फाइनल इनकम फॉर द करंट ईयर, फाइनल इनकम कितने का आएगा मालूम है, 65,000। ठीक है, तो ये चैप्टर में जो प्रॉब्लम एरिया है ना, ठीक है, इनकम में एज वेल एज एक्सपेंसेस में, यू हैव टू आइडेंटिफाई के जो इनकम है उसमें से करंट ईयर का इनकम कितना है, एक्सपेंसेस में भी तुमको आइडेंटिफाई करना है कि करंट ईयर का एक्सपेंसेस कितना है, बिकॉज व्हेन यू प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इट इज ओनली एंड ओनली फॉर विच ईयर, करंट ईयर। ठीक है, तो पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ करंट ईयर पे रहेगा, लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर जो भी रहेगा उस सबका एडजस्टमेंट करने के बाद करंट ईयर में कितना इनकम या एक्सपेंसेस है इसका कैलकुलेशन के ऊपर अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, और ये प्रॉब्लम तुमको 12th स्टैंडर्ड में हुआ रहेगा। ठीक है, हाँ, तो ये प्रॉब्लम जो है यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, तो तुमको हुआ है तो तुम लोग नॉर्मल हो मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है कि करंट ईयर के ऊपर पूरा का पूरा फोकस रहेगा, एंड दिस विल कीप ऑन फ्रॉम चेंजिंग, मतलब दिस विल कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन, मतलब हर क्वेश्चन में अलग अलग वे से दिया रहेगा। यू शुड बी हैविंग द रीडिंग स्किल्स टू अंडरस्टैंड हाउ वी हैव टू इनकॉर्पोरेट दिस इन विच ईयर, इन द करंट ईयर। ठीक है, तो उसके ऊपर अपने को कंसंट्रेशन देना है, राइट। अच्छा, अभी नॉर्मल जो होता है ना फाइनल अकाउंट्स, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, यहाँ पे उसके जगह पे नाम क्या दिया रहेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, फॉर यू एज ए स्टूडेंट ये दोनों अकाउंट सेम ही है। ठीक है, ये भी नॉमिनल अकाउंट है, ये भी नॉमिनल अकाउंट है। अच्छा, यहाँ पे पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे क्या रिकॉर्ड होता है, एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड पे इनकम्स। इधर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में स्पेसिफिकली डेबिट साइड पे लिखा जाएगा एक्सपेंसेस और यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा इनकम्स। सो बोथ दीज अकाउंट्स आर सेम। ठीक है, बैलेंस शीट भी वही है जो हम लोग ने फाइनल अकाउंट्स में किया है। सो इट विल बी हैविंग असेट्स एज वेल एज व्हाट यू नो एज वेल एज लायबिलिटीज। ठीक है,
चलो पहले ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तुम लोग को। अभी इसके बेसिस पे अपने को क्या करना है, पहले नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो तुमको 12th स्टैंडर्ड का फीलिंग देगा कि तुमने जो 12th स्टैंडर्ड में किया रहेगा ऐसा नॉर्मल 1-2 क्वेश्चन रहेगा, देन विल कीप ऑन चेंजिंग एवरीथिंग। ठीक है, चलो ये कितने क्वेश्चन है टोटल? एकदम 12th स्टैंडर्ड का फीलिंग लेना है पहले। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तुम्हारे बोर्ड में इसका क्वेश्चन कंपलसरी आता है? अच्छा, मतलब ईजी रहता है ना वो तो बहुत। हाँ दे। चलो देखो क्या दिया है। द स्पोर्ट्स राइटर क्लब गिव्स द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। मतलब क्या दिया है पहले ये बताओ मुझे। चलो क्या दिया है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, मतलब कैश एंड बैंक अकाउंट दिया हुआ है। ठीक है, अभी एनालाइज करते कैश एंड बैंक अकाउंट को। अभी ये जो कैश एंड बैंक अकाउंट है उसमें पहले दिया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो व्हाट इज दिस बैलेंस ब्रॉट डाउन? दिस इज ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, मुझे बताओ ये ओपनिंग बैलेंस हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? व्हेन विल प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स हम कहाँ पे लिखेंगे? देखो नॉर्मली जब भी फाइनल अकाउंट्स बनेगा तो 2 ही चीज़ बनेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करंट ईयर का रहेगा, बैलेंस शीट भी कौन से ईयर का रहेगा? करंट ईयर। ठीक है, अभी अगर तुमको याद रहेगा तो सिंगल एंट्री में हम लोग लास्ट ईयर का बैलेंस शीट भी बनाते थे। क्यों? टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, यहां पे भी ऐसा हो सकता है, यू हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ विच ईयर? लास्ट ईयर, टू फाइंड आउट व्हाट? ओपनिंग कैपिटल फंड। ठीक है, तो अगर ओपनिंग कैपिटल फंड क्वेश्चन में नहीं है देन वी विल हैव टू प्रिपेयर द लास्ट ईयर का बैलेंस शीट। ठीक है, तो मुझे बताओ ये जो ओपनिंग बैलेंस है कैश का, ये किधर जाएगा? कौन से बैलेंस शीट में? इधर बहुत स्पेसिफिकली बात करेंगे, लास्ट ईयर, करंट ईयर ऐसा करके। ठीक है, तो ये अच्छा तुम लोग लास्ट ईयर करंट ईयर बोलते हो कि ओपनिंग क्लोजिंग बोलते हो? कि जो बोलना है बोलो। हाँ बोलो क्या बोलना है। ओपनिंग क्लोजिंग यूज़ करेंगे वर्ड। ठीक है, चलो तो ये जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग बैलेंस शीट में किधर जाएगा? ये असेट साइड। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट द बैलेंस शीट व्हाट यू नो असेट, बट ओपनिंग वाला। सब्सक्रिप्शंस, चलो ये ऑर्गेनाइजेशन में डोनेशन वोनेशन नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन है, तो ये सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ भी नहीं बोला रहेगा, तो ये क्या रहेगा? इनकम। ठीक है, तो ये इनकम में जाएगा। क्या जितना मिला रहेगा उतना पूरा इनकम रहेगा कि इसमें लास्ट ईयर का भी इनकम हो सकता है, नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है? ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कहाँ से? फ्रॉम दी एडजस्टमेंट्स। ठीक है, तो ये अपन बाद में देखेंगे। चलो फिर मिसलेनियस इनकम। चलो इनकम है, तो मजाक कर रहे हैं अपने साथ। मिसलेनियस इनकम लिखते हैं। हाँ, फिर आएगा इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, ये भी क्या आएगा? इनकम। जो रिसीट साइड तो शुरू होते ही खत्म हो गया है। ठीक है, फिर आते पेमेंट साइड पे। सैलरीज, एक्सपेंस, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एक्सपेंस, लाइब्रेरी बुक्स। लाइब्रेरी बुक्स इज नॉट एक्सपेंस, इट इज असेट। ठीक है, तो ये जाएगा बैलेंस शीट में असेट साइड। मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, ये असेट नहीं है, ये एक्सपेंस है, क्योंकि मैगजीन्स का सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है, न्यूज़पेपर के लिए भी सब्सक्राइब करना पड़ता है, तो दिस इज एक्सपेंस। सन्ड्री एक्सपेंसेस, एक्सपेंस। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, asset. What is the difference between sports equipment and sports material? स्पोर्ट्स मटेरियल भी होता है ना,
ये भी 12th स्टैंडर्ड में होना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, स्पोर्ट्स मटेरियल भी रहेगा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी रहेगा, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? अच्छा, तुम लोग क्रिकेट देखते हो? खेलने का जाने तो देखते हो खाली। हाँ, तो जब भी हम लोग क्रिकेट मतलब सपोज़ कोई स्पोर्ट्स क्लब है, उसके अंदर जब ये क्रिकेट का प्रैक्टिस करवाते हैं तो एक वो बॉल डालने का मशीन आता है, मालूम है तुम लोग को? मशीन आता है, विच स्टम्प्स होते हैं, ठीक है। अभी ये सब क्या होता है मालूम? ये सब इक्विपमेंट्स है। दीज आर व्हाट यू नो, दीज आर इक्विपमेंट्स। द लाइफ इज़ मोर देन 1 ईयर, लाइफ इज़ मोर देन 1 ईयर, ठीक है। लेकिन जो बॉल्स होते हैं, ठीक है, ये सब जो रहता है वो सब मटेरियल होते हैं जिनका कंजम्पशन जो है डेली बेसिस पे होता है। जैसे बैडमिंटन कोर्ट में जाओगे तो जो नेट वगैरह जो भी यहाँ पे रहेगा, दैट इज़ इक्विपमेंट, ठीक है। लेकिन वो जो ये रहता है ना, शटल रहता है, ठीक है, दैट इज़ नॉट इक्विपमेंट, दैट इज़ व्हाट, मटेरियल, ठीक है। तो जिसका लाइफ इज़ लेस देन 1 ईयर, दैट विल बी मटेरियल, बट लाइफ इज़ मोर देन 1 ईयर, इट विल बी व्हाट, इट विल बी इक्विपमेंट, ठीक है। वाई आई वॉन्ट यू टू नो द डिफरेंस, क्योंकि अगर इक्विपमेंट रहेगा तो असेट रहेगा, क्योंकि उसका लाइफ इज़ मोर देन 1 ईयर। लेकिन मटेरियल्स रहेगा तो वो असेट नहीं है, क्योंकि मटेरियल का कंजम्पशन हो जाएगा, तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी एक्सपेंस, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। चलो, देन वी आर हैविंग बैलेंस कैरिड डाउन। बोलो, ये बैलेंस कैरिड डाउन ये किधर जाएगा? बैलेंस शीट असेट, लेकिन कौन सा वाला? क्लोजिंग वाला। Then we are given the figure of other assets and liabilities are furnished as follows. अब ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसमें 2021 है, 2022 है, ठीक है। सो तुम्हारे लैंग्वेज में ये ओपनिंग है और ये क्या है? क्लोजिंग। चलो, वी आर हैविंग सैलरीज आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर, मतलब ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग 710 है और करंट ईयर का क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग कितना है? 170, ठीक है। पहले इसका मतलब समझाओ, इसका मतलब क्या है? 710 का मतलब समझाओ पहले। लास्ट ईयर का पेमेंट बाकी है, कितने का? 710, ठीक है। कुछ भी नहीं बोला रहेगा तो हमने ये जो सैलरी पे किया है ना यहाँ पे 12,000 का, ये 12,000 का सैलरी कौन से ईयर का रहेगा? इस साल का। मतलब ये जो 12,000 का हमने पेमेंट किया है, बराबर है, क्या ये पूरा का पूरा पेमेंट करंट ईयर का ही है? नहीं, ठीक है। अच्छा, ये अपने को कैसे पता चलेगा? तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? 710, ठीक है। तो क्या होता है मालूम है? कोई भी हम लोग पेमेंट जब भी करेंगे ना, तो पहले लास्ट ईयर का पेमेंट होता है और फिर करंट ईयर का पेमेंट होगा, ठीक है। तो इसके लिए नॉर्मल प्रोसीजर में क्या करना है तुम लोग को? 12,000 में से पहले क्या करोगे? 710 माइनस करेंगे, क्योंकि 710 कौन से ईयर का है? लास्ट ईयर का, ठीक है। सपोज क्वेश्चन बोलता है कि 710 का पेमेंट ही नहीं हुआ है, तो माइनस करने का कि नहीं करने का? नहीं करने का। तो वो लास्ट ईयर भी आउटस्टैंडिंग था, करंट ईयर में भी आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। अच्छा, अभी 170 का मतलब समझाओ क्या है? इस साल का सैलरी है लेकिन पेमेंट हुआ नहीं है, ठीक है। तो मुझे बताओ, तुम एक्सपेंडिचर में कितना दिखाओगे सैलरी को लेके? 12,000 माइनस 710, क्योंकि 710 लास्ट ईयर का है, प्लस 170, बराबर है, क्योंकि 170 कौन से ईयर का आउटस्टैंडिंग है? करंट ईयर का, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर का इंफॉर्मेशन दिखेगा, ठीक है। 710 का दूसरा इफेक्ट बताओ किधर आएगा? लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में आएगा ना। हाँ, तो पहला इफेक्ट है तुमको उसको एक्सपेंडिचर में से एडजस्ट करना है। दूसरा इफेक्ट आएगा लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में, कौन से साइड पे? लायबिलिटी साइड, ठीक है। 170 का दूसरा इफेक्ट बोलो? करंट ईयर के बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, क्योंकि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। चलो, देन आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी सेम एज योर आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। देन आउटस्टैंडिंग फॉर मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स सेम, ठीक है। देन फिक्स डिपॉजिट 10% विद द बैंक, ओपनिंग में 20,000 है, क्लोजिंग में भी 20,000 है, ठीक है। सपोज ये 20,000 है और इधर 30,000 है, तो उसका मतलब क्या है? फिक्स डिपॉजिट्स ओपनिंग में 20 है, क्लोजिंग में 30 है, तो इसका मतलब क्या होएगा? हमने और भी अमाउंट डाला है, किसमें? फिक्स डिपॉजिट्स में, ठीक है। तो वो तुमको दिखना चाहिए पेमेंट साइड पे। कौन से साइड पे? पेमेंट साइड, ठीक है। सपोज ओपनिंग 30 और क्लोजिंग 20 है, मतलब फिक्स डिपॉजिट मैच्योर हुआ रहेगा। क्या हुआ रहेगा? मैच्योर। अगर मैच्योर हुआ रहेगा तो किधर दिखेगा?
रिसीट साइड पे, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन के अंदर रिसीट साइड पे भी कुछ भी नहीं है, पेमेंट साइड पे भी कुछ भी नहीं है, और एफडी का अमाउंट भी सेम है, ओपनिंग भी 20 है, क्लोजिंग भी 20 है, ठीक है। तो क्या एफडी में कोई इंक्रीज डिक्रीज हुआ है यहाँ पे? नहीं, ठीक है। तो क्या करने का, ये 20,000 लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में असेट साइड पे, और ये 20,000 करंट ईयर के बैलेंस शीट में भी असेट साइड पे, ठीक है। लेकिन गेम इसका इसके अंदर, चलो ये क्या दिया हुआ है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। हम लोग एफडी में पैसा डालते क्यों हैं? उसके ऊपर अपने को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। सो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयर? 10%, ठीक है। तो 10% किसका कैलकुलेट करोगे? 20,000 का। 20,000 का 10% कितना आएगा? 2,000, ठीक है। अभी चेक करो तुमको ये 2,000 का इंटरेस्ट मिला है क्या? चलो मिल गया है पूरा, ठीक है। सपोज अगर ये 2,000 का इंटरेस्ट तुमको मिल गया है और कुछ भी नहीं दिया रहेगा, मतलब ये 2,000 तुम्हारा इनकम है और ये 2,000 का इनकम तुमको मिल चुका है, ठीक है। लेकिन उसके बाद तुमको दिया हुआ है इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन। चलो अभी क्या करने का इसका? इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन मतलब लास्ट ईयर 500 रुपया का इंटरेस्ट नहीं मिला था और करंट ईयर में भी 500 रुपये का इंटरेस्ट बाकी है, ठीक है। तो अभी क्या करने का इसका बताओ? वो जो 2,000 जो तुमको मिला है उसमें से पहले 500 कौन से ईयर का है? लास्ट ईयर। तो पहले 500 क्या करोगे? लेस, और करंट ईयर का 500 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, उसको क्या करोगे? ऐड, ठीक है। तो मिलजुल के अमाउंट उतना ही आने वाला है 2,000, क्योंकि इधर अमाउंट 500 है। सपोज इधर 500 और 700 रहेगा तो अमाउंट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलो तो इधर 500 है तो इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। देन सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये तुम्हारा फेवरेट एडजस्टमेंट रहेगा 12th स्टैंडर्ड का। बोलो क्या करोगे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का क्या करोगे? लेस, क्योंकि लास्ट ईयर का इनकम करंट ईयर में मिला है, उसको लेस करेंगे। और करंट ईयर में कितना आउटस्टैंडिंग है? 1575। सो करंट ईयर का इनकम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग करके। दूसरा इफेक्ट किधर आएगा बताओ? 1263 का, लास्ट ईयर का ओल्ड बैलेंस शीट का आउटस्टैंडिंग इनकम है, तो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में असेट साइड, और ये 1575 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड, ठीक है। चलो देन प्रीपेड एक्सपेंसेस 417,620, कल अपन ने करवाया, कल मैंने कुछ करवाया था इसके ऊपर प्रीपेड का। लास्ट ईयर का 417 लास्ट ईयर में पे किया, लेकिन कौन से ईयर के लिए? करंट ईयर। तो ये 417 को क्या करना है? ऐड, ठीक है। और ये 620 को क्या करना है? लेस, क्योंकि कौन से ईयर का है? नेक्स्ट ईयर, ठीक है। 417 का दूसरा इफेक्ट बताओ? ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड, और 620 का दूसरा इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड। चलो देन फर्नीचर 9,600 ओपनिंग है, क्लोजिंग देने को भूल गए हैं कि हमें कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। कुछ डिप्रीशिएशन वगैरह रहेगा और चार्ज करके वी हैव टू कैलकुलेट द फिगर, ठीक है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ओपनिंग है, क्लोजिंग वापस देने को भूल गया है कि हमें कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मुझे बताओ कि ये जो फिक्स्ड एसेट्स होता है उसको लेके क्या क्या एडजस्टमेंट पॉसिबल है? परचेज, सेल एंड डेप्रीशिएशन, ठीक है। अगर कोई भी फिक्स्ड एसेट का एडिशनल परचेज हुआ रहेगा तो कहाँ पे दिखेगा? पेमेंट्स में दिखेगा। कहाँ पे दिखेगा? पेमेंट्स। अगर कोई भी एसेट का सेल हुआ रहेगा तो कहाँ पे दिखेगा? रिसीट्स। और डिप्रीशिएशन का इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट के अंदर रहेगा, ठीक है। मुझे बताओ कोई भी फिक्स्ड एसेट परचेज हुआ है क्या? चेक करो जरा। हाँ, दो हुआ है, दो। एक लाइब्रेरी बुक्स, दूसरा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ठीक है। तो ये दोनों को एडजस्ट करने के बाद क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा सब्जेक्ट टू डिप्रीशिएशन, ओके। ये तुमको समझ रही है? ठीक है। देन द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आर टू बी डिटरमाइंड आफ्टर चार्जिंग डिप्रीशिएशन एट 10% एंड 20% पर एनम रिस्पेक्टिवली, इंक्लूसिव ऑफ एडिशंस। क्या लिखा है ये इंग्लिश में? मतलब जो एडिशन हुआ है उसके ऊपर डिप्रीशिएशन चार्ज करना है कि नहीं करना है? करना है। इसके लिए लिखा हुआ है इंक्लूसिव ऑफ एडिशंस। The club's library books are revalued at the end of every year, and the value at the end of March 31st, 2022 was 5250.
मुझे बताओ ओपनिंग बैलेंस कितने है बुक्स का? 5000। क्या कुछ और बुक्स हमने परचेज किए हैं? हाँ, कितने का? 1000। सो टोटल वैल्यू ऑफ द बुक्स इज 6000। अभी 6000 से एट द एंड ऑफ द ईयर 5250 कैसे हो गया? तो ये डेप्रीशिएशन है, ठीक है। तो ये कितने का डेप्रीशिएशन आएगा यहाँ पे? 750 का, ठीक है। चलो इतना इंफॉर्मेशन है। देन वी आर रिक्वायर्ड टू, from the above information you are required to prepare the club's balance sheet as at 31st of March 2021। मतलब ये लास्ट ईयर का बैलेंस शीट है। क्लब का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये हमेशा करंट ईयर का ही होता है। एंड बैलेंस शीट एज एट 31st मार्च 2022 ये भी कौन से ईयर का है? करंट ईयर, ठीक है। तुम्हारे लैंग्वेज में ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। चलो अभी इसका फॉर्मेट फिक्स है, एक पेज का इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एक पेज का बैलेंस शीट। हाँ, ऐसे करके फिक्स रखो। और जो भी वर्किंग वगैरह रहेगा वो तीसरे पेज पे लेके जाना, ठीक है। एक पेज पे आ जाएगा। ऐसे करो 3/4 ले लो, 3/4 1/4 ले लो, आ जाएगा। लास्ट ईयर का बैलेंस शीट में सिंगल अमाउंट कॉलम रहेगा। सी आई डोंट नो व्हाट इज़ द मेथड यू आर यूजिंग इन द 12th स्टैंडर्ड। क्योंकि ये एक टॉपिक और BRS, ये दोनों में इतना प्रॉब्लम होता है क्योंकि तुमको ना एक पैटर्न आता रहता है। क्या किया था? अच्छा, ऐसा बाय ऐड किया था वो। लेकिन वो बाय ऐड नहीं करना है, वो अभी समझा ना। अच्छा, क्यों वो आउटस्टैंडिंग ये वो ऐड विड सब होता था, वो सब समझ गया रहेगा अभी। कौन करवाता है ऐसे सब बाय ऐड? व्हेन आई वॉज टीचिंग 12th स्टैंडर्ड में, तो ये तभी भी मैं मतलब मैं ये कभी बाय ऐड नहीं करवाया है। जब मैं 12th स्टैंडर्ड पढ़ाता था तभी का बात है ये। सो बाय ऐड करवाने जैसा कुछ है नहीं इसके अंदर। प्रीवियस ईयर अच्छा, इसके ऊपर हेडिंग बोलो क्या आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। March 31, 2022। मैं फाउंडेशन में था ना, तभी ये टॉपिक एक ऐसा टीचर ने सीखा था, ऐसे बाय ऐड करवाया था पूरा, ऐसे ही पूरा।
लेकिन मेरे से नहीं हुआ था तभी, मतलब मेरे से नहीं होता बाहर, तो इसके लिए फिर मैंने ये टॉपिक छोड़ दिया था फाउंडेशन में ही, और नसीब से वो आया नहीं था एग्ज़ाम में वैसा। बैलेंस शीट एसेट 31 मार्च 2022। अभी यहाँ पे तुमको लिखना है करंट ईयर। ये चैप्टर का एक्चुअल लैंग्वेज लास्ट ईयर करंट ईयर रहेगा ना, तो बहुत तो एकदम परफेक्टली समझ में आता है। ओपनिंग क्लोजिंग है ना, वो बहुत कंफ्यूजिंग है उसके अंदर। लास्ट ईयर करंट ईयर इज़ अ परफेक्ट लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि हम लोग सब कुछ कौन से ईयर के लिए कर रहे हैं, करंट ईयर। तो वो लैंग्वेज से अगर मतलब यूज हो जाओगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, सिंगल एंट्री में, क्योंकि उसका पर्पज़ अलग था ना। इधर बहुत सारे एडजस्टमेंट्स रहेंगे जो लास्ट ईयर के रहेंगे, नेक्स्ट ईयर के रहेंगे, इसके लिए। चलो अभी तुम लोग देख लो मैं एक क्वेश्चन कैसे कर रहा हूँ। यू जस्ट सी वेदर यू आर कंफर्टेबल विद द प्रोसेस और नॉट, ठीक है। चलो खास करके तेरे को, क्योंकि तेरा फर्स्ट टाइम है, ये लोग ने फिर भी थोड़ा बहुत बिट्स एंड पीसीज में किया हुआ है, तेरा भी फर्स्ट टाइम है। तू कौन से बोर्ड में था? सेम ICSE CBSE में? तो ये CBSE में भी नहीं है ये? फाइनल अकाउंट्स नहीं था? अच्छा, उससे किया था। तो 11th में था फाइनल अकाउंट्स? NPO नहीं था? हाँ, कुछ नहीं, इजी है, सेम है। चलो विल फर्स्ट स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट्स। हाँ, कहाँ से स्टार्ट करने का? हमेशा एडजस्टमेंट से, ठीक है। तो एडजस्टमेंट में देखो पहले क्या दिया है, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आर टू बी डिटरमाइंड आफ्टर चार्जिंग डेप्रीशिएशन एट 10% एंड 20% रिस्पेक्टिवली, इंक्लूसिव ऑफ द एडिशंस इफ एनी ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम टेकिंग अप फर्नीचर, तो फर्नीचर 9600। तो पहले क्या करो, लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में आओ। लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में फर्नीचर का वैल्यू वॉज 7600। $9,600 है। अच्छा, अभी इसको क्या करना है, इसको पहले करंट ईयर में लेके आने का, ठीक है। तो करंट ईयर के बैलेंस शीट में किधर आएगा? असेट साइड, फर्नीचर, इनर कॉलम में आएगा 9600, ठीक है। ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन कि फिक्स्ड एसेट्स में 3 एडजस्टमेंट होते हैं। कौन से 3 एडजस्टमेंट? परचेज, सेल, डेप्रीशिएशन, ठीक है। चेक करने का फर्नीचर का कोई परचेज है क्या क्वेश्चन में, तो तुम्हें चेक करना है पेमेंट साइड पे। है कोई नया? हम लोग ने फर्नीचर बाय किया क्या? नहीं, ठीक है। क्या हमने कोई फर्नीचर का सेल किया हुआ है? नहीं, ठीक है। तो हम लोग स्ट्रेट अवे क्या चार्ज करेंगे? डेप्रीशिएशन। व्हाट इज द रेट ऑफ डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर? 10% है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा लेस डेप्रीशिएशन $960। चलो आउटर कॉलम में कितना जाएगा? 8640। डेप्रीशिएशन का सेकेंड इफेक्ट जाएगा एक्सपेंडिचर में। सो इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन द एक्सपेंडिचर साइड विल राइट हियर टू डेप्रीशिएशन
डेप्रीशिएशन में पहला इधर क्या आएगा? फर्नीचर। चलो फिर फर्नीचर हो गया, तो फर्नीचर को टिक मार्क करो, वी हैव गॉट द क्लोजिंग बैलेंस एज वेल। फिर है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पहले लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में लेके जाएंगे असेट साइड पे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट? वी हैव 7,200। पहले ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को करंट ईयर के बैलेंस शीट में लेके आने का। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 7,200। चलो इसका पॉसिबल एडजस्टमेंट में क्या क्या आएगा? परचेज, सेल, डेप्रीशिएशन। इज देयर एनी न्यू परचेज ऑफ द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट? यस, पेमेंट साइड पे। तो इधर करना है ऐड एडिशंस। कितने का एडिशन है? 1000। सो टोटल आएगा 8,200। कोई सेल नहीं है, देयर आर नो सेल्स। नाउ दे आस्क्ड यू टू चार्ज डेप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ 20% के ऊपर, इंक्लूसिव ऑफ द एडिशंस। मतलब पूरा 8,200 के ऊपर फुल ईयर का डेप्रीशिएशन चार्ज करना है, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाएगा लेस डेप्रीशिएशन। चलो कितना? 1640 6560। डेप्रीशिएशन का सेकेंड इफेक्ट दे दो। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 1640। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड। देखो अभी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को टिक मार्क करो। ऊपर पेमेंट्स में बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है ना 1000, उसको भी टिक मार्क करो, ये भी हमने रिकॉर्ड कर लिया है। चलो कंफर्टेबल विद दिस? ओके देन तीसरा एसेट कौन सा था? लाइब्रेरी बुक्स। तो पहले हम लोग जाएंगे लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में। Library books. What is the amount of the library books we have? 5,000. ये 5,000 पहले करंट ईयर में लेके आएंगे। सो इधर आएगा लाइब्रेरी बुक्स 5,000। पॉसिबल एडजस्टमेंट्स, परचेज, सेल, डेप्रीशिएशन। ठीक है, परचेज हुआ है कुछ, add additions, what is the value of the library books closing में उसका वैल्यू कितना दिखाना है? 5250। तो 6000 वैल्यू है लेकिन हमें दिखाना कितना है? 5250। तो 750 का लाइब्रेरी बुक्स किधर गया? डेप्रीशिएशन है ये, ठीक है। सो दिस विल बी डेप्रीशिएशन 750। जो 750 को लेके जाओ एक्सपेंडिचर में। लाइब्रेरी बुक्स 750, 3350 है टोटल।
चलो 3350 का टोटल डिप्रीशिएशन हो गया। अच्छा, यहाँ से क्या क्या टिक मार्क करोगे? लाइब्रेरी बुक्स, और पेमेंट साइड पे भी बाय लाइब्रेरी बुक्स है 1000, इसको भी टिक मार्क कर दो। क्या अलग है कुछ? डिप्रीशिएशन का टोटल अलग है। अच्छा, कैपिटल फंड पे पहुँच गया है तू, रुक जा। चलो ये हो गया। इज देयर एनी अदर एडजस्टमेंट लेफ्ट? पहले वो चेक कर लो, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, फिर सेकंड तुमको हमेशा जाना है एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे। ठीक है, सो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सैलरीज आउटस्टैंडिंग है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अभी ये जो सैलरीज आउटस्टैंडिंग है उसको पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एडजस्ट करने का, फिर उसका दूसरा इफेक्ट देंगे। राइट, सो फर्स्ट यू कम टू दी एक्सपेंडिचर साइड। यहाँ पे लिखने का टू सैलरीज, इसको अंडरलाइन करके यहाँ पे लिखना है पेड। कितना पे किया हम लोग ने सैलरीज? 12,000। अभी सैलरीज में क्या आउटस्टैंडिंग प्रीपेड दोनों है कि खाली आउटस्टैंडिंग है? खाली आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये जो हमने 12,000 का पेमेंट किया है, इसमें से पहले कौन से ईयर का पेमेंट हुआ रहेगा? लास्ट ईयर का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है लेस आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर। अच्छा, तुमको आउटस्टैंडिंग पूरा लिखना है। आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर कितना है? लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी 710। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग को ऐड करेंगे क्योंकि करंट ईयर का सैलरी है, सो ऐड आउटस्टैंडिंग CY। CY इज करंट ईयर। $170 और कुछ भी नहीं है तो ये सैलरीज का अक्रूड अमाउंट होता है। क्या होता है? ये अक्रूवल अमाउंट होता है जो तुम्हारे एक्सपेंडिचर साइड पे आउटर कॉलम में जाएगा। कितना है ये? 11,460। अभी तो रुक मत जाना, 710 का दूसरा इफेक्ट देना है, 170 का दूसरा इफेक्ट देना पड़ेगा। ठीक है, नाउ 710 का दूसरा इफेक्ट क्या आएगा? लास्ट ईयर बैलेंस शीट लायबिलिटी। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में जाओ, आउटस्टैंडिंग सैलरी 710 और 170 का दूसरा इफेक्ट आएगा करंट ईयर के बैलेंस शीट में। 4-5 लाइन छोड़ देना। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 170। चलो किसको किसको टिक मार्क करोगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी को टिक मार्क करना है और यहाँ से सैलरी को भी टिक मार्क करना है। हम टिक मार्क इसके लिए कर रहे हैं सो दैट हम वापस रिकॉर्ड ना कर दे उसको। चलो फिर दूसरा आउटस्टैंडिंग में क्या है? रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सेम प्रेजेंटेशन आएगा। तो पहले इधर आ जाओ, टू रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पेड। चलो कितना रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी हमने पे किया है? 7220। ये जो हमने पेमेंट किया रहेगा उसमें पहले किसका पेमेंट हुआ रहेगा? लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग अभी तक पे नहीं हुआ रहेगा तो उसको ऐड करना है। ठीक है, सो इधर आएगा लेस आउटस्टैंडिंग LY। LY इज लास्ट ईयर 864। एड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, तो करंट ईयर का कितना आएगा? 864 और ये है 973। सेवन 329। 864 का दूसरा इफेक्ट देना पड़ेगा लास्ट ईयर के
बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लास्ट ईयर का 864 है, और इधर आएगा आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी करंट ईयर का, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है भाई 973। चलो इसको टिक मार्क करो, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी को। चलो फिर है आउटस्टैंडिंग फॉर मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, तो इधर आएगा पहले एक्सपेंडिचर में टू मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स के लिए पेमेंट कितना किया हम लोग ने, ये पेमेंट साइड से मिलेगा 2172। सेम लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, add outstanding of the current year. What is outstanding of the last year? We have 226, current year का outstanding है 340, 2286। दूसरा इफेक्ट देना है लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे, करंट ईयर के बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। सो आउटस्टैंडिंग मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, $226। हाँ कौन सा वाला बेटा? हाँ वो दोनों कनेक्टेड है, यस। मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था 340। चलो इसको टिक मार्क करना है, और ये भी टिक मार्क हो जाएगा। चलो एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देखते रहो। फिक्स डिपॉजिट से अपने पास, तो फिक्स डिपॉजिट पहले लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में असेट साइड पे जाएगा, इधर लिखना है 10% फिक्स डिपॉजिट्स 20,000। ये डिपॉजिट्स ना ही बढ़ा है ना ही कम हुआ है, ठीक है। तो एज इट इज उसको लिखेंगे करंट ईयर के बैलेंस शीट में 10% फिक्स डिपॉजिट्स। अभी इसके इंटरेस्ट के बारे में भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि उसके बाद वाला जो एडजस्टमेंट है वो इंटरेस्ट अक्रूड है देयर ऑन। इसको टिक मार्क कर दो। लेकिन चलो, व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट जो अपने को मिला है उसको इनकम में लिखना पड़ेगा। सो कम टू द इनकम साइड। बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट्स, उसको अंडरलाइन करके लिखना है रिसीव्ड। इनर कॉलम में आएगा 2000। पहले लास्ट ईयर का 500 मिला रहेगा और करंट ईयर का 500 आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। सो इधर पहले आएगा लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर 500 एड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 500। ये एडलेस करने के बाद इनकम तो 2000 ही है। क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 500 का लास्ट ईयर बैलेंस शीट असेट साइड, करंट ईयर बैलेंस शीट असेट साइड, ठीक है। क्योंकि आउटस्टैंडिंग इनकम है। ये तुम लोग आउटस्टैंडिंग मतलब असेट मत समझ लेना उसको,
मतलब सॉरी लाइबिलिटी मत समझ लेना, आउटस्टैंडिंग इनकम विल बी असेट, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी विल बी मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस विल बी लाइबिलिटीज. accrued interest 500, accrued interest इधर भी कितना आएगा 500. हाँ लास्ट ईयर में लास्ट ईयर का 500, करंट ईयर में करंट ईयर का 500. चलो ये 500 500 इसको टिक करो, इंटरेस्ट भी हो गया. अभी सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है, ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन देखना पड़ेगा. अच्छा ये इंटरेस्ट को भी टिक मार्क करो रिसीट में. हाँ अभी सब्सक्रिप्शन कितना मिला है तुमको 28,600. तो ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इनकम में बाय सब्सक्रिप्शंस. रिसीव्ड. चलो कितना सब्सक्रिप्शन मिला है 28,600. लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर. सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का कितना था 1263. एड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, तो करंट ईयर का है 1575. सो व्हाट इज द सब्सक्रिप्शन इनकम अक्रूड फॉर द करंट ईयर 29. हाँ 28,912. ठीक है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का दूसरा इफेक्ट देना है लास्ट ईयर का लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में, करंट ईयर का करंट ईयर के बैलेंस शीट में. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस लास्ट ईयर का अमाउंट है 1263. करंट ईयर का आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस. करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 1575. चलो एक लास्ट आइटम एडजस्टमेंट में बचा है प्रीपेड एक्सपेंसेस. ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए अच्छा सब्सक्रिप्शन इधर से भी टिक मार्क करो भाई. सन्ड्री एक्सपेंस को देखना पड़ेगा, सन्ड्री एक्सपेंस. ठीक है, सो कम टू द एक्सपेंडिचर साइड. टू सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड. कितना एक्सपेंसेस पे किया हम लोग ने 10,278. अभी इसमें है ना प्रीपेड दिया हुआ है, प्रीपेड. ठीक है, लास्ट ईयर का प्रीपेड कितना है 417. लास्ट ईयर का प्रीपेड जो रहता है वो करंट ईयर के लिए पे किया हुआ रहता है, तो करंट ईयर का एक्सपेंस है, तो 417 को क्या करेंगे ऐड. ऐड प्रीपेड लास्ट ईयर. और जो करंट ईयर में प्रीपेड होता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए होता है, तो उसको क्या करेंगे लेस. इधर आएगा लेस प्रीपेड फॉर द नेक्स्ट ईयर. हाँ कितना है करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर के लिए 620. $0.75. चलो ये भी हो गया प्रीपेड एक्सपेंस, और इधर से सन्ड्री एक्सपेंसेस भी हो गया. चलो ऑल द एडजस्टमेंट्स आर डन. अभी क्या बचा है मालूम है, खाली रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जिसको जिसको हमने टिक मार्क नहीं किया है उसको उसको अपने अपने ठिकाने पे लगाना है अपने को. ठीक है, मतलब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ये लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा कैश एंड बैंक बैलेंस.
चलो कैशन बैंक 4820, मिसलेनियस इनकम, ये डायरेक्टली इनकम में लिखेंगे, ठीक है। सो इधर आ जाएगा बाय मिसलेनियस इनकम, मिसलेनियस इनकम है 700। चलो रिसीट साइड हो गया पूरा। पेमेंट साइड से क्या बचा है, खाली क्लोजिंग बैलेंस बचा है, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस करंट ईयर के बैलेंस शीट में असेट साइड। सो करंट ईयर के बैलेंस शीट में आएगा कैश एंड बैंक, टू 2450। हाँ, अभी इसको टैली करने के लिए पहले लास्ट ईयर का बैलेंस शीट बंद करो, कैपिटल फंड आएगा उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में लेके आओ, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बंद करो और फिर अपने को करंट ईयर का बैलेंस शीट क्लोज करना है। पहले लास्ट ईयर में से कैपिटल फंड निकालो, कैपिटल फंड, इसको लेके आओ पहले करंट ईयर में। कैपिटल फंड 47, क्या है, सरप्लस है डेफिसिट है? कभी भी डायरेक्ट डेफिसिट नहीं लिखना है, हमेशा लिखना है बाय एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम्स, फिर ब्रैकेट में लिखना है डेफिसिट। चलो कितने का डेफिसिट है भाई? 2,888। डायरेक्ट डेफिसिट या डायरेक्ट सरप्लस लिख के मत आना, ठीक है। यू टू राइट व्हाट बाय एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, ठीक है। अगर सरप्लस रहेगा तो क्या लिखोगे? टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है। फिर ब्रैकेट में लिखना है सरप्लस है कि डेफिसिट है। हाँ, फिर ये बैलेंस शीट में जब भी लिखोगे ना तो डायरेक्टली लिख सकते हो तुम लोग सरप्लस या डेफिसिट, ठीक है। तो इधर आएगा लेस डेफिसिट, कितना? 112। 45। चलो समझा ना? क्या ये तुम्हारे 12th के लेवल का था? हाँ, मोर और लेस। खाली इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा बहुत सारे जगह पे, एक भी मिस आउट हो गया ना तो डेफिसिट तुम्हारा हो जाएगा। क्या बंद है? नहीं, किसका मैसेज आया? इसमें तो अभी खाली दिशा है।
इधर एक ही जन है, और भी थे तो लोगों को कौन सा दिया वो लोगों को मीटिंग आईडी? हाँ ये अलग है और वो अलग है। तो वो लोग सी एंटर का कॉस्टिंग सुन रहे हैं मतलब चक्कर आ जाएगा, चक्कर आ जाएगा। उसमें भी बीच में से नहीं जाने का कभी भी। चल आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो ये क्वेश्चन तुमको करना है और आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, हाँ, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे अच्छा, एनपीओ प्लस बीआरएस मिक्स है एक क्वेश्चन है, इफेक्ट्स ऑफ बीआरएस इसमें नहीं है। हाँ ये तो एकदम पपलू है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये वाला, लेकिन जो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे उसका बात कर रहा हूँ मैं। तो टोटल 10 क्वेश्चन है ना, तो एक लेक्चर में अपना 4, तो 2 लेक्चर में ही हो जाएगा नेक्स्ट वीक में। ठीक है चलो, निश्चित सर जितना देते हैं उतना पहले ले लेते हैं, फिर एडजस्ट कर देंगे। चलो देखो क्या दिया है, स्मिथ लाइब्रेरी सोसाइटी शोड द फॉलोइंग पोजीशन ऑन 31 मार्च 2021। अब इसमें है ना एक्चुअली लास्ट ईयर का बैलेंस शीट ऑलरेडी बन चुका है। Congratulations. Last year का बैलेंस शीट इज गिवन इन द क्वेश्चन, सो वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट द लास्ट ईयर का बैलेंस शीट का प्रिपरेशन, ठीक है। अच्छा, इसमें कैपिटल फंड ऑलरेडी तुम्हारे पास है, एक्सपेंसेस पेएबल मतलब लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, फिर असेट साइड पे इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स है, फिर फर्नीचर है, बुक्स है, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज है, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, देन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट for the year ended 31st March 2022 is given. So यहाँ पे पहले ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, फिर एंट्रेंस फीस है, एंट्रेंस फीस ठीक है। आई टोल्ड यू कि अगर एंट्रेंस फीस के बारे में कुछ भी नहीं बोला रहेगा तो क्या करना है, इधर फाउंडेशन में क्या करना है एंट्रेंस फीस को लेके, कैपिटल फंड। लेकिन देखो लास्ट में दिया है 75% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड ठीक है। तो कितना इनकम रहेगा, 25% इनकम रहेगा, बाकी का 75% जो है कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो एंट्रेंस फीस में ध्यान रखना। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, चलो ये हमने सब्सक्रिप्शन का इंफॉर्मेशन है ये, ठीक है। तो कुछ भी नहीं बोला रहेगा तो सब्सक्रिप्शन इज इनकम हो जाएगा ये। बाय सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स इनकम, टू हायर ऑफ लेक्चर हॉल इनकम, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इनकम। चलो फिर पेमेंट साइड पे इलेक्ट्रिक चार्जेस एक्सपेंस, postage and stationery expense, telephone charges expense, books purchased, लाइब्रेरी अगर बुक्स परचेज करेगा तो असेट है भाई, असेट। ये कैसे पता चला लाइब्रेरी है, स्टार्टिंग में लिखा था स्मिथ लाइब्रेरी सोसाइटी, हाँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड, स्टार मार्क करो, स्टार मार्क। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना एक्सपेंसेस जरा चेक करो, 7000, और ये 7000 को हमने पे कर दिया है, ठीक है। तो ये 7000 टिक मार्क, ये 7000 टिक मार्क, कुछ भी नहीं करना इसका, ठीक है। हाँ ओपनिंग वाला, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट है इसके लिए। चलो बाय रेंट विल बी एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज बैलेंस शीट असेट,
सैलरीज एक्सपेंस क्लोजिंग, ये दोनों जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड, मतलब करंट ईयर के बैलेंस शीट में असेट साइड. You are required to prepare the income and expenditure account for the year ended 31st March 2022 and the balance sheet as at 31st March 2022 after making the following adjustments. Membership subscription included 10,000 received in advance. चलो बोलो क्या करोगे ये जो सब्सक्रिप्शन मिला है ना यहाँ पे कितने का मिला है 2 lakhs का. ये 2 lakh के सब्सक्रिप्शन में सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड इन व्हाट एडवांस कितने का 10,000. तो 10,000 का दो इफेक्ट बताओ क्या होएगा लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शंस एंड दिस इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस विल बी बैलेंस शीट लायबिलिटी. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बराबर है मतलब पैसा मिल गया है सर्विस देने का बाकी है सो पेएबल इन द फ्यूचर. चलो ये 75% वाला इंफॉर्मेशन है. रेंट फॉर ₹4,000 एंड सैलरीज फॉर 3,000 आर आउटस्टैंडिंग. ये भी आएगा. ये कौन से ईयर का आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का. हाँ तो एडजस्टमेंट में एवरीथिंग इज फॉर द करंट ईयर. बुक्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड एट 10% इंक्लूडिंग एडिशंस. इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स एंड फर्नीचर आर ऑल्सो टू बी डेप्रिशिएटेड एट द सेम रेट. ठीक है तो सेम रेट का अमाउंट है 10%. Interest on securities is to be calculated at the rate of 5% per annum including purchases made on 1/10/2021 for 40,000. ठीक है तो कितने का सिक्योरिटीज परचेज किया था हम लोग ने 40,000 का. मुझे बता सकते हो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का अमाउंट कैसे होएगा कैलकुलेट. इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज बोलो पहले ओपनिंग का बोलो कितना आएगा. ओपनिंग में कितना है अपने पास 1,50,000 तो 1,50,000 इंटू 5% इंटू 12/12 सो ये कितना आएगा 7,500. ठीक है फिर जो एडिशंस हुआ है उसका बताओ 40,000 इंटू 5% इंटू कितना 6/12 टोटल है 8,500. 8,000 मिला है. ठीक है अच्छा कैसे पता चला मिला है वो 8,000. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीट साइड पे देखो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज कितना है 8,000 है. ठीक है सो 8,500 इज योर इनकम. आउट ऑफ दैट यू ऑलरेडी रिसीव्ड हाउ मच 8,000 so 500 will be outstanding. तो 8,000 received है so 500 is outstanding. 500 का दो इफेक्ट बता दो पहले क्या आएगा. चलो एक तो इंटरेस्ट में ऐड होएगा दूसरा आउटस्टैंडिंग इनकम है ये. ठीक है तो बैलेंस शीट असेट साइड समझा तेरे को. चलो फटाफट सॉल्व करो इसको.
देखो ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है पूरा। हाँ, बहुत डेंजर क्वेश्चन है ये, मॉड्यूल का क्वेश्चन है तुम्हारा। मेरे को लास्ट क्वेश्चन का सब फिगर्स तो बताओ भाई। चलो बैलेंस शीट का टोटल बता दो। 815, 800। चलो ये 2 जन का जिसका नहीं हुआ है ये टॉपिक, ये क्वेश्चन हुआ ऑलमोस्ट। हाँ तो रुक जाओ भाई, उनके लिए सरप्लस है डेफिसिट है 16। जाओ, जिसका हो गया हो जाओ। क्या हुआ? नहीं आया। चल दिशा तेरा हुआ। चार क्वेश्चन, we'll try to knock it off in the next 2 lectures. ठीक है चलो।